नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एक रेवेन्यू लॉस की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे कोई असेट्स यूज होती जाती है उसका वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है जी। जो लैंड होता है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आगे पढ़ते हैं डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई खान होती है, जैसे कि आयरन की जिसमें हम लोहा निकालते हैं, ऑयल की, उन खानों को वैल्यू को डिक्रीज होती चली जाती है तो उसको हम डिप्लेशन बोलते हैं। ठीक है जी। और जो हम अमोर्टाइजेशन किसे बोलते हैं, हमारी जो गुडविल होती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होता है, जब उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ऑब्सोलेंस क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है, कहते हैं कि उसकी जो मतलब कहते हैं ना उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जैसे कि पहले ऐसे वाले कंप्यूटर आते थे जो पीछे से भी निकले हुए होते थे, अब क्या होते हैं फ्लैट वाले आते हैं बिल्कुल। तो क्या होता है उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है जी। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना। ठीक है, मतलब उनकी जो यूज़फुल लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्राइमरी बुक कौन सी होती है? प्राइमरी बुक होती है जनरल बुक एंड सब्सिडरी बुक। ठीक है, जनरल जिसमें हम एंट्री वगैरह करते हैं। और कहते हैं कि प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? लेज़र, पोस्टिंग वगैरह करते हैं, और कैश बुक। सब्सिडरी बुक कौन सी होती हैं? परचेज बुक, सेल बुक, बिल पेएबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और जर्नल पेपर्स एंड कैश बुक। ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि कैश बुक क्या होती है? कैश बुक क्या होता है? कैश बुक होती है जिसमें हम अपनी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। जैसे कि कैश हमने बैंक में डाला, कैश हमने विड्रॉल किया फ्रॉम बैंक से फॉर ऑफिस यूजेस के लिए, इसमें हम कैश बुक में सारा कुछ लिखते हैं। उसके बाद होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट होते हैं दो तरह के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, कहता है कि जिस जो कि सब लोगों को दिया जाता है। इंक्रीज द सेल, एग्जाम्पल 50% डिस्काउंट ऑन एनी प्रोडक्ट, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। कहता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल को इंक्रीज करने के लिए हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। कैश डिस्काउंट होता है इमीडिएट कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है। कहता है कि अगर आप जल्दी ही हमारी इमीडिएट तुरंत ही हमारा कैश दे देंगे जो आपने परचेज की है कोई भी गुड्स, तो हम आपको 20% डिस्काउंट और देंगे, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद होता है पेटी कैश बुक। ये अनदर कैश बुक है विच इज़ मेंटेज जनरली लार्ज बिजनेस। कहता है कि ये ज़्यादातर जो बड़े वाले बिजनेस होते हैं उनमें बनाया जाता है। बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जो कैश बुक पर, मतलब कैश बुक में छोटी छोटी चीज़ें ना लिखकर एक पेटी कैश बुक बनाया जाता है जो छोटी छोटी चीज़ों को लिखती है, ये रिकॉर्ड करती है। इसका पर्पज़ होता है कैशियर की हेल्प करना। ठीक है, चीफ कैशियर की हेल्प करना। इसमें हम क्या लिखते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि हमारी पेंसिल हो गई, पेन हो गया, कॉपी, सब्सिडरी, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें स्टेशनरी वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी टॉपिक है, जो कि हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है बंदा था कोई, ए के साथ जो बी है वो भी काम करना चाहता है, तो वो क्या कर लेते हैं, दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हम दोनों मिलकर बिजनेस चलाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनके इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कि इतना हम प्रॉफिट बांटेंगे, ये हमारा रेशो होगा कैपिटल का वगैरह, सारा कुछ इसमें डिसाइड होता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था, 1932। कौन सा था? 1932। पेपर में कई बार यही पूछा जाता है भी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 4 में। ठीक है। इसमें पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है कि ये ऐसा प्रॉफिट होता है, ऐसा बिजनेस, ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोग मिलकर काम करते हैं, या तो वो दोनों ही बिजनेस को चलाते हैं या उनमें से कोई एक चलाता है। ठीक है जी। यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट ऑफ यूएसए डिफाइन द पार्टनरशिप एज द एसोसिएशन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन द
एज को ऑनर ऑफ ए बिजनेस फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए ये बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, मेन फीचर्स क्या हैं इसके, कहता है कि मोर पर्सन, एक पर्सन तो अकेला नहीं हो सकता, दो से ज़्यादा पर्सन चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ठीक है जी, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉफुल एग्जिस्टेंस होती है। उसके बाद है एटमोस्ट गुड फेथ एंड ऑनेस्टी, अच्छे फेथ के लिए, किसी अच्छे काम के लिए वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई बिजनेस को लॉस हो गया तो उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट सीकिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, कहता है कि दूसरे पार्टनर की कंसेंट मतलब सहमति के बिना एक पार्टनर दूसरे पार्टनर किसी और बंदे को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है जी, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कहता है कि पार्टनरशिप में बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर, जो सारे पार्टनर के द्वारा भी पार्टनरशिप चलाई जा सकती है। एनी ऑफ देम, किसी एक के द्वारा, हो सकता है कि तीन जो हैं वो काम उसमें नहीं करते हों बट उनका पैसा लगा हुआ हो, एक करता हो उसमें काम, ऐसा भी हो सकता है। कहता है कि वाइल डीलिंग विद ट्रांजिशंस ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंट द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। इन दिस वे द पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है जी, कहता है इसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, मतलब एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं ये लोग। और अगर कोई ट्रांजिशन हुई है फर्म में तो हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो फर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ऐसे कि वो काम कर रहा है, ए बी सी पार्टनर है, ए उसमें काम कर रहा है तो ए ने बी और सी के लिए कोई ट्रांजेक्शन कर दी तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्म में तीन आ गए। ठीक है जी, इस तरह वे एक दूसरे से प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप निभाते हैं। उसके बाद होता है पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। कहते हैं कि लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप क्या होता है, लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप दैट में अराइज वेयर इन फैक्ट फॉर नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एन इफेक्ट ए पर्सन who by conduct or words represent allow him or herself to represent as a partner in a firm is liable for the credit for loans obtained by the firm on the basis of such representation। ये कहता है कि अगर उनके बीच पार्टनर्स के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है फिर भी उनके बीच में लीगल पार्टनरशिप बाइंडिंग हो जाती है। अगर कोई पार्टनर कंडक्ट करता है या वर्ड बोलता है या किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो पार्टनर है एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। ठीक है जी, फर्म का वो पार्टनर है, इस तरह वो रिप्रेजेंट करता है तो वो लाइबल होगा हर एक क्रेडिट या फिर लोन्स के लिए ऑब्टेन बाय द फर्म जो फर्म ने लिए हैं ऑन द बेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशंस। कहता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन के बेस पर अगर फर्म ने कोई लोन वगैरह लिया है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ तो वो सारे लोन्स और सारी क्रेडिट्स जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह जो भी कुछ होगा उसके लिए वो लाइबल होगा। इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पार्टनरशिप डीड, डीड क्या होती है, प्रोविजन इफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड होती है उसमें कुछ पार्टनर्स के रूल वगैरह लिखे होते हैं जिससे कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है जी, उसमें क्या होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उन्होंने नहीं बनाई तो क्या क्या रूल फॉलो होंगे। कहता है कि जो शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस का वो इक्वल होगा, उनके बीच में इक्वल जितना भी वो प्रॉफिट कमाएंगे उसको इक्वल इक्वल बांटेंगे। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पेड, जो उनकी कैपिटल उन्होंने लगाई है फर्म में उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना भी पैसा उन्होंने बिजनेस से निकाला है। कहता है कि ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर क्या होगा, नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था तो क्या होगा उस पर 6% पर एनम के हिसाब से उस पर लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे। इंटरेस्ट पेबल इवन देयर इज लॉसेस, कहता है कि अगर फर्म को लॉसेस भी हो रहे हैं तब भी उसको अपनी जो उसने लोन प्रोवाइड किया था उस पर पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी और कमीशन ऑन पार्टनर होता क्या है, नो रेमुनरेशन, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को फॉर टेकिंग ए पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सैलरी कमीशन जो वगैरह एब्सेंट होंगे नहीं मिलेंगे। उसके बाद होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में भी यूज, किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स
देने के लिए पार्टनर्स की, टू प्रोवाइड द सैलरी कमीशंस ऑफ द पार्टनर, ये डेबिट साइड में आते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के, टू ट्रांसफर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व फॉर स्पेसिफिक रिजर्व, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, ये होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, और सैलरी कमीशन जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह ये सब भी आता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, टू अकाउंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्या होते हैं, एक तो होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन, बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मीन होता है कैपिटल रिमेन, कहता है कि ये बनाया जाता है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें केवल कैपिटल्स को लिखा जाता है, और इसमें क्या लिखा जाता है, अगर कोई कैपिटल लाया है कोई पार्टनर, ठीक है, या फिर विड्रॉल की गई है, उसमें ये सब कुछ लिखा जाता है। और करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में होता है कि इसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है नी, वगैरह सारा कुछ लिखा जाता है। इसमें कहता है कि करंट अकाउंट मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अदर देन द इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। कहते हैं कि इसमें हम जो कैपिटल अकाउंट था उसमें हम इंट्रोडक्शन और विड्रॉल लिखते थे, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम ये वाला पॉइंट जो है वो नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक मिनट आगे पढ़ते हैं। शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज क्रेडिट, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, शेयर ऑफ द प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है, शेयर ऑफ लॉसेज इज डेबिट किया जाता है। करंट अकाउंट की बात चली हुई है। सैलरी कमीशन इज क्रेडिट, इंटरेस्ट अलाउ ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट अलाउ टू पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद ड्राइंग को डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट होती है। ये उसका उल्टा होता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट होती हैं वो करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं, और जो हमारी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी चीज़ें वो क्रेडिट होती हैं वो उधर डेबिट हो जाती हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट चार्ज होता है वो ड्राइंग डेबिट हो जाता है इसमें, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाता है। नॉर्मली पार्टनर करंट अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, बट इफ द पार्टनर हैज़ द ड्रॉन मोर देन हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट देन द बैलेंस विल बी डेबिट। ठीक है जी, नॉर्मली पार्टनर का जो करंट अकाउंट वो क्रेडिट बैलेंस होता है, बट अगर वो कहता है कि ड्रॉन निकाल लेते हैं मोर देन हिज और हर शेयर प्रॉफिट से ज़्यादा निकाल लेते हैं तो उनका बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है वो लायबिलिटी में शो होता है बैलेंस शीट की। ठीक है जी, करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड शो द लायबिलिटी साइड, सिंपल बात है ये तो। उसके बाद होता है फ्लक्चुएशन कलेक्टिंग कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें क्या बनाया जाता है, ओनली वन अकाउंट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, हर एक पार्टनर के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में ही सारी ट्रांजेक्शन्स लिखा जाता है। कह रहा है कि व्हेन द मेथड इज फॉलो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आर शोन, क्रेडिट में को लिखा जाता है ऑन द लायबिलिटी साइड में, वाइल कैपिटल अकाउंट हैविंग द डेबिट बैलेंस एंड शो द असेट साइड। अगर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस शो करता है तो उसको हम असेट साइड लिखते हैं। तो होता है, कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज, कहता है कि इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव। कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाएंगे, अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। इन केस कहता है कि इंटरेस्ट चार्ज इट इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, एंड डेबिट टू द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। सही बात है। इफ द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएशन द पार्टनर करंट अकाउंट, इफ द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। ठीक है, कहता है कि अगर डेबिट जो कहता है कि डेबिट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अगर फिर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएशन, अगर वो फ्लक्चुएशन है तो क्या होगा, तो जो और पार्टनर करंट अकाउंट है तो हम किस में लिखेंगे, अगर कहता है कि इसमें हम करंट अकाउंट में लिखेंगे।
इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद इसको हम निकालते कैसे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, कहता है कि एवरेज पीरियड किस तरह निकालता है, मतलब इसमें होता है कि फर्स्ट ईयर आफ्टर, कहता है कि कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जैसे कि हमने कोई एक, जैसे कि हमने बिगिनिंग में कोई भी हम निकाल रहे हैं ड्राइंग, हमने निकाली 1 मार्च को, कितने मार्च को निकाली, 1 मिनट, हमने निकाली 1 मार्च को। ठीक है, और हम फिर बिगिनिंग में निकाल रहे हैं ना हर मंथ की, तो हम फिर कब निकालेंगे, 1 मिनट, फिर अगेन समझाती हूँ। जैसे कि हमने 1 अप्रैल को निकाली, ठीक है, 1 अप्रैल को पहली तारीख को निकाली, अगर हम 31 मार्च को निकालेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम बिगिनिंग में निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, हम निकालेंगे 1 मार्च को, कितने मार्च को निकालेंगे, 1 मार्च को। तो ये भी बिगिनिंग और ये भी बिगिनिंग, मंथ ऑफ द बिगिनिंग हो गया। तो कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, कितने महीने बचे हुए हैं, अगर हम बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो 12 महीने बचे हुए हैं ना। ठीक, कितने महीने बचे हैं, क्योंकि अप्रैल से मार्च तक 12 महीने बचे हुए हैं। कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रह जाता है, कि 1 मंथ रह जाता है, कितना रह जाता है, 1 मंथ रह जाता है, और अपॉन में आ जाता है 2, तो कितना आ गया 13, 13 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 6.5। ठीक है, अब हम दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। ये कहता है कि अगर हम अपनी ड्राइंग जो है वो निकाल रहे हैं किसी भी मंथ के एंडिंग में, हर मंथ के एंडिंग में, क्लोजिंग ऑफ द मंथ, तो ओके, तो हम कब निकाल रहे हैं, 31 अप्रैल, मतलब कि उसकी जो अप्रैल की लास्ट डेट थी उसको निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे ही हम मार्च में लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, मार्च में भी हम लास्ट में निकालेंगे। तो क्या होगा, जब हमने ये निकाली तो कितने मंथ रह गए थे, इसके बाद रह गए थे, कितने मंथ रह गए थे, 11, कितने रह गए, 11। कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट में निकाली ना मंथ के, तो कितने रह गए, 11, इसको प्लस कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि टाइम लेफ्ट ऑन द लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया, मार्च के लास्ट में निकाली तो कुछ नहीं रहा, 0, तो कितना आ गया 6, सॉरी ये हो गया 5.5। ठीक है, ऐसे ही मिड में होता है। चलिए मिड का भी बता ही देती हूँ। मिड का क्या होता है, 1 मिनट, जैसे कि हमने कितने निकाली, 15 मार्च को निकाली, सॉरी 15 अप्रैल को निकाली, कब निकाली, 15 अप्रैल को निकाली, और फिर निकाली हमने 15 मार्च को। ठीक है, आप ही बताओ कि मेरे को क्या होगा। देखो अब इसमें कितने मंथ रह गए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रह गया, बताओ कितना रह गया, कितना रह गया 11.5, क्योंकि 11 तो नहीं है, 11 तो जब होते हम लास्ट में निकालते, तो 11.5 हो गए। और फिर इसमें कितना रह गया 0.5, कितना रह गया 0.5 अपॉन में 2, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 12, और 12 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 6, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस तरह हम इसका ड्राइंग का पीरियड निकालते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, नहीं मिल सकता। अगर पार्टनर्स की एग्रीमेंट है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए उनके बीच में क्या है, एग्रीमेंट है, बट साइलेंट है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जिंग, और कहता है कि अप्रोप्रिएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। कहता है कि अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स उसके बीच में नहीं है पार्टनर्स के, तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है बट एक लिमिट तक, कहता है कि अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो ही वो क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। ओके, इसमें कहता है कि इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज अलाउ एज एग्री रेट,
कहता है कि अगर प्रॉफिट हुआ जो बिफोर इंटरेस्ट वो इक्वल है तो उसको सारा पैसा दे दिया जाएगा। अगर मोर है तो क्या होगा, उसकी जो रेट है उसके हिसाब से मिल जाएगा उसको। थर्ड केस क्या कहता है, कहता है कि इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, अगर हमारा इंटरेस्ट जो था वो कितने का था, 10,000 का, और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000, ठीक है, सॉरी 5,000 हुआ, तो क्या होगा, हम इसको किस तरह देंगे। कहता है कि अगर हमारा प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इज अलाउ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल का रेशियो है उसमें इसको हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे और उनका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्या कहता है ये, अगर प्रॉफिट हमारा लेस देन है इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट इज अलाउड टू ओनली एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड केस। कहता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, एज चार्ज टू अलाउ वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, अलाउ वेदर की लॉस हो या प्रॉफिट, तो देना ही पड़ेगा, तो वो हर हाल में उसको देंगे, या कंपनी को लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो। आगे पढ़ते हैं हम गुडविल, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। कहता है कि गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की इमेज जो वो खुद भी कमा सकती है, अगर उसने दूसरा बिजनेस किसी से परचेज किया है तो वो गुडविल को परचेज ही कर सकती है, ठीक है जी। एक लॉर्ड था, उसने इसकी दी। कहता है कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी, इसका हम वैल्यू एक्यूरेट नहीं लगा सकते, ये प्रोबेबिलिटी के बेस पर डिपेंड करती है। ओल्डर कस्टमर विल रीस्टोर टू ओल्ड प्लेस, इसके कहता है कि इसकी फीचर्स क्या हैं, एक इंटेंजिबल है, हम इसे छू नहीं सकते। कैन नॉट हैव द एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द इंटरप्राइज, कहता है कि इंटरप्राइज से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, कहते हैं कि हम इसकी एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव तरीके से वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको हम सब्जेक्टिव वे में वैल्यू निकालना पड़ता है, इसका अनुमान लगाना पड़ता है कि इतनी होगी इतनी नहीं होगी। इट हेल्प टू अर्न द प्रॉफिट, ये हमारी प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, जितना जिसकी गुडविल होगी उसका सुपर प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। कहता है कि ये अट्रैक्टिव होती है कस्टमर को अपने ओल्ड प्लेस पर लाने के लिए। फिर कहता है कि इफ़ टू कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज द लोकेशन, कहता है कि किसी भी फर्म की गुडविल, किसी भी कंपनी की गुडविल उसकी लोकेशन पर, उसके जो फेवर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लोकेशन, उसकी मार्केट की रेपुटेशन क्या है उसके बेस पर उसकी गुडविल जो है वो डिपेंड करती है। कहता है कि नीड ऑफ द इवेल्यूएशन फॉर गुडविल, गुडविल को इवेल्यूएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो, अगर उनका प्रॉफिट लॉस जो रेशियो है वो चेंज हुआ है, अगर कोई पार्टनर ने एडमिशन लिया है, नया पार्टनर उसमें ऐड हुआ है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। व्हेन टू फर्म अमलगमेटेड, दो फर्म जो है वो एक दूसरे में मिल गई हैं, अमलगमेटेड हो गई हैं। व्हेन द पार्टनरशिप इज सोल्ड, पार्टनरशिप को हम बेच रहे हैं, कब पड़ता है, जब हमारी जो प्रॉफिट रेशो है वो चेंज हो गया है, या आपका नए पार्टनर ने एडमिशन लिया है, या कोई रिटायर हो गया है पार्टनर, या फिर उसकी डेथ हो गई है, या फिर अमल कमीशन हुआ है, या फिर पार्टनरशिप सोल्ड की गई है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का क्लासिफिकेशन किस तरह होता है। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल वो होती है जिसको एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो खरीदता है तो उसके लिए जो पेमेंट देता है उसको परचेज गुडविल कहते हैं। इसके फीचर क्या है, इट अराइज ऑन परचेज ऑफ द बिजनेस, ये परचेज ऑफ द ब्रांड, ठीक है, किसी को बिजनेस को परचेज करते हैं तब होती है। कहता है कि इसकी कंसिडरेशन हमें पे करना होता है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में हम इसे लिखते हैं। इट इज़, ये बैलेंस शीट में असेट साइड शो की जाती है। गुडविल इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होती है इसकी वैल्यू, जितनी हमने अपनी जजमेंट के बेस पर निकालते हैं, इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। जिस पर सेलर जो है वो एग्री कर जाता है उस वैल्यू को इसकी वैल्यू माना जाता है। सेल्फ जनरेटेड वैल्यू होती है खुद की इंटरनल जनरेटेड गुडविल, जो कि खुद फर्म अराइज करती है अपनी एट्रीब्यूट, अपनी डेली रूटीन के बेस पर अपनी गुडविल अराइज करती है। इसके फीचर क्या होते हैं, इट इज़ जनरेटेड खुद के द्वारा ओवर द ईयर, जितना ईयर की रेपुटेशन है उसकी, जितना उन्होंने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया उसके बेस पर होती है। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, इससे बुक ऑफ अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के अंतर्गत आती है,
ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, वैल्यूएशन डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, वैल्यूअर की जजमेंट के बेस पर इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो है बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पर है। दिस थ्योरी वाज द फर्स्ट आइकन पीएचडी लीक 1921, ठीक है, किसने, पीएचडी लीक 1921। कहता है कि द राइट टू विच ग्रोन टू काइंड ऑफ द पास्ट अफोर्ट इन सीकिंग द प्रॉफिट एंड इंक्रीज द वैल्यू और अदर एडवांटेज। कहता है ये बताता है कि गुडविल को किस तरह डिफाइन किया है, इसने इसकी डेफिनेशन दी थी कि द राइट विच ग्रो आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पास्ट अफोर्ट इन सीकिंग आउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी उसके पास्ट अफोर्ट वगैरह थे उस सब के बारे में बताता है। कहता है कि डॉग गुडविल, डॉग गुडविल, डॉग जो एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत ही, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं क्योंकि ये लंबा है, बहुत सारे पेजेस हैं इसमें गुडविल की, इसको दूसरी वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल।